गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने डेजर्ट एवं डेजर्टिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट वे साइट्स होते हैं जहाँ की सभी प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, यानी ऐसे स्थल या ऐसे साइट्स जहाँ की सभी प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या हो, प्रतिकूल हो, उन साइट्स को डेजर्ट कहा जाता है। या यहाँ का जो वर्षा का औसत होता है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक होता है, अर्थात ऐसे स्थल जहाँ पर सभी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो और जहाँ पर वनस्पति एवं जंतुओं का प्राय अभाव रहे, तो ऐसे स्थल डेजर्ट या मरुस्थल कहलाते हैं। मरुस्थल में सामान्यतः वनस्पति एवं जंतुओं का अभाव रहता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कोल्ड एवं हॉट डेजर्ट। परिस्थितियाँ लगभग सेम रहती हैं लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर हाई, जबकि कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर लो या माइनस में रहता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो डेजर्ट हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कोल्ड एवं हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में जैसे कि सहारा मरुस्थल और थार का मरुस्थल। तो इन मरुस्थल्स को इन डेजर्ट को अपने हॉट डेजर्ट में ले सकते हैं, और इनकी परिस्थितियां जो हैं वो सभी हॉट डेजर्ट के अंतर्गत आती है। जैसे कि राजस्थान का थार का मरुस्थल। तो जैसे राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो प्राय बायोमास के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बायोमास या जैव भार अधिक पाया जाता है। तो अपने देखते हैं कि जो हॉट डेजर्ट है उसमें थार का मरुस्थल या सहारा का मरुस्थल आता है, और जो कोल्ड डेजर्ट है उसमें गोबी का मरुस्थल अपने ले सकते हैं। तो अब अपने बात करते हैं कि डेजर्ट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, या डिज़र्टिफिकेशन जो है उसके रीज़न क्या हैं, कारण क्या हैं। तो सबसे पहले अपने मरुस्थलीकरण में मरुस्थल का निर्माण होता है। यह या तो जलवायु परिवर्तन के जुड़े जो प्राकृतिक परिघटना के कारण होता है, या गलत भूमि का उपयोग के कारण होता है। या तो ये क्या होगा, गलत भूमि के उपयोग के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। तो अब अपन बात कर रहे हैं डिजर्टिफिकेशन की। तो वास्तव में जलवायु परिवर्तन के लिए भी ये अनुचित भूमि उपयोग पद्धति है जो ज़्यादातर इसके लिए जिम्मेदार है। वनस्पति आवरण के निष्कासन से क्षेत्र के स्थानीय जलवायु में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, और इस प्रकार वनोन्मूलन, अतिचारण या वृष्टि या तापमान, वायु वेग इत्यादि में परिवर्तन लाते हैं, और साथ ही मृदा अपरदन को भी करते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन फिर क्षेत्र के डिजर्टिफिकेशन का कारण बनते हैं। तो जो डिजर्टिफिकेशन है वो प्राय उत्पादक जो भूमि होती है या जो प्रोड्यूसर जो सॉइल अर्थ होती है उसके विनाश से शुरू होता है, या आपने कहें कि ऐसी भूमि जो पहले उपजाऊ हो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है, अनुपजाऊ, या उसमें फसल धीरे धीरे कम हो रही है, तो यही क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। वातावरण में दूषित धूल कण मरुस्थलीकरण करते हैं या डेजर्टिफिकेशन करते हैं। तो वातावरण में जो धूल या मिट्टी के जो कण होते हैं वो डेजर्टिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, या ऐसे जोन्स जिनके किनारे पर जहाँ आर्द्र नहीं होते हैं या सूखा उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि आर्द्र कटिबंध या ह्यूमिड जोन जो होते हैं वो भी वर्तमान सूखा होने के खतरे में पड़ जाते हैं। यदि सूखा कई वर्षों तक लगातार पड़ता रहे और
यदि सूखा लगातार कई वर्षों तक पड़ता रहे तो यह डिजर्टिफिकेशन की ओर लेकर जाता है। भारत में भी मौसम संबंधी सूखे या मीटियोलॉजिकल जो ड्रॉट्सनेस होती हैं कि अस्थायी परिघटनाएं स्थायी होती जा रही हैं, या आपने कहें कि जो मौसम संबंधी जो सूखा है वो धीरे धीरे स्थायी होता जा रहा है और वर्षा की अनिश्चितता इसे बढ़ा रही है। यह प्रवृत्ति वर्तमान मरुस्थलीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, और ये अपने कह सकते हैं कि जो एक स्थल है वहाँ तक ये सीमित नहीं रह रहा है, बल्कि पूरे इंडिया में या पूरे भारत में ये फैल रहा है। इस प्रकार मरुस्थल में वन रोसित होंगे या वातावरणीय तापमान में स्थिर होकर उछाल आ जाएगा, या आपने कहें कि तापमान बढ़ जाता है और वन धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो यह मरुस्थल की पहली पहचान है। यह गलत नहीं है कि पिछले 2 दशकों के दौरान मनुष्यों द्वारा वन और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया है। देश में आज़ादी के समय लगभग 750 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन थे, और अपने कह सकते हैं कि 22% पर वन आवृत क्षेत्र था, जो घट करके अब केवल 10% रह गया है। भारत में प्रत्येक 24 घंटे में, या अपने कहें एक अनुमान के अनुसार, भारत में 24 हावर्स में 100 लाख पेड़ों को काटा जाता है या उन्हें इंडस्ट्री के काम में या किसी अन्य काम में लिया जाता है। इस प्रकार वन उन्मूलन, या अपने कहें जो वनों को काटने से डिजर्टिफिकेशन जो है वो अधिक होता है, या आपने कह सकते हैं डिजर्टिफिकेशन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। प्राथमिक रूप से इसके प्रभाव क्षेत्र की जलवायु पर पड़ता है। प्राकृतिक संपदाओं जैसे भूमि के कुल गलत प्रबंधन या ग्रोस मैनेजमेंट के परिणाम स्वरूप कुछ अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होते हैं, या अपने कहें पोषण चक्र है वो बिगड़ जाता है और मृदा में सूक्ष्म जलवायु संतुलन करते हैं। ये मरुस्थलीय अवस्थाओं को शुरू करते हैं। कभी हरी कुमायूं पहाड़ियाँ आज क्या हैं, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर हैं। नदियों और सरिताओं के बहाव में बहुत कमी के कारण पहाड़ी झरने बिल्कुल सूख गए हैं, या अपने कह सकते हैं कि वो मौसमी हो गए हैं, यानी मौसम के अनुसार या वर्षा ऋतु में ही वो बहते हैं। हिमालय में वनोन्मूलन जनसंख्या विस्फोट से भी जुड़ा हुआ है। राज्य की जो वार्षिक आय है या रेवेन्यू अर्निंग है वो उस पर दबाव, और दिया सलाई उद्योग के लिए संपदा पुनरुत्पादक पर भी प्रभाव पड़ना मृदा अपरदन को शुरू करता है। जैसे पाइन के जो पेड़ होते हैं उससे रेजिन बनता है, और रेजिन के लिए इन पेड़ों को काटा जाता है। सूखे का प्रतिघात समाज, संस्कृति, वातावरण इत्यादि पर भी पड़ता है। सबसे स्पष्ट सम्मुख प्रतिघात प्रभावित क्षेत्र की पशु और मनुष्य जनसंख्या के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जल निमनता के परिणाम स्वरूप जल रोगों की ज़्यादा घटनाएं होती हैं, जबकि सूखा अस्थायी परिघटना है, मरुस्थलीकरण नहीं है। मरुस्थलीकरण के जो कारण अगर देखें अपने, तो इसमें विभिन्न कारक आते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं नेचुरल सिचुएशन या प्राकृतिक कारण, या इन्हें जलवायुवीय कारण भी कह सकते हैं। तो जो प्राकृतिक कारण है वो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण आता है। तो सबसे पहले अपने प्राकृतिक कारण को देखते हैं। मरुस्थलीकरण में प्राकृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऐसे स्थल जहां पर मरुस्थल होता है वे स्थल भौगोलिक एवं प्राकृतिक रूप से सफल करते हैं। यानी ऐसे स्थल जहां पर मरुस्थल या डेजर्ट होता है, तो वो चाहे वो भौगोलिक रूप से हो या प्राकृतिक रूप से, दोनों रूप से वो सफल करता है। यहाँ की परिस्थितियाँ प्रतिकूल बन जाती है, और भूमि की सतह के ऊपर एयर मासेस की जो मूवमेंट होती है, इसके ग्लोब की एक्सिस की ओर देखें तो यह 40,000 किलोमीटर
पर 24 आवर में झुक जाती है। इसकी जबकि पोल्स की ओर एयर स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है या शून्य हो जाती है, जिसके कारण इक्वेटर की ओर की वायु गर्म हो जाती है और वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण मरुस्थलीय परिस्थितियां बन जाती है और जो साइट है वो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है या मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड इसका काजेस देखें तो एयर सर्कुलेशन पैटर्न है। एयर सर्कुलेशन पैटर्न भी एक अन्य कारक है जो कि मरुस्थल को बढ़ावा देता है। यह ट्रॉपिक्स के आसपास हाई प्रेशर का एक सेमी परमानेंट बेल्ट तैयार कर देता है और इन बेल्ट्स के मध्य वायु एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर या गिरते हुए ऑर्डर में हाई एल्टीट्यूड से सरफेस की ओर एक चेन बना देती है या एक सीरीज़ बना देती है, जिससे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और यह हीटिंग इफ़ेक्ट इतना बढ़ता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर पर बढ़ता है। तो इस प्रकार से पर 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता रहता है और यह बढ़ने की जो दर है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इस प्रकार से यह इफ़ेक्ट एयर को ड्राई कर देता है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, यह जिससे कि डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। थर्ड जो है वो है ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। तो वाटर का जो हीटिंग सिस्टम है या गर्म पानी का जो हीटिंग सिस्टम है वो भी डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है। नदियों का समुद्र की ओर जो बहाव होता है और ऐसे ही बहाव कुछ की गति कम और कुछ की गति ज़्यादा होती है। तो अपने देखें कि नदियाँ जो होती है वो समुद्र की ओर बहती है और ऐसे बहाव में कुछ नदियों की गति कम और कुछ की क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ समुद्र में होने वाले बहाव 80 किलोमीटर चौड़े तथा अपने साथ 50 मिलियन टन पर सेकंड से सर्कुलेट होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि कुछ नदियों से समुद्र की ओर का बहाव जो होता है वो 80 किलोमीटर चौड़ा और अपने साथ 50 मिलियन टन पर सेकंड से सर्कुलेट होता है। यह ओशियन सर्कुलेशन कंप्लीट क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है और इसी बहाव का जो हीटिंग इफ़ेक्ट होता है वो समुद्र से भी भूमि की ओर होता है, जो कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। यदि नेक्स्ट देखा जाए तो ये होता है ओशियनिक करंट्स। ये भी नदियों के बहाव से जुड़ा हुआ है और इसमें भी क्या है, जो ओशियनिक जो बहाव होता है या अपने के समुद्रीय बहाव होता है वो भी पृथ्वी की ओर होता है, जिससे समुद्र से पृथ्वी की ओर गर्म हवाओं का रुख होता है, जिससे ये डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है। और फिफ्थ यदि देखा जाए तो रिमोट सिचुएशन फ्रॉम एन ओशियनिक मॉइस्चर। जो ओशियनिक मॉइस्चर होता है या समुद्र का जो मॉइस्चर होता है वो गर्मी के दिनों में मतलब बढ़ता है और गर्मी के दिनों में ओशियनिक मॉइस्चर बढ़ने से धीरे धीरे जो आसपास का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आसपास के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के कारण भी जो डेजर्टिफिकेशन है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है माउंटेन बैरियर। अब माउंटेन बैरियर भी डेजर्टिफिकेशन का एक अन्य कारक है, जिसमें क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो एक बैरियर बना देते हैं और वर्षा को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे यदि राजस्थान की बात करें तो साउथ राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, तो साउथ राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच अरावली की जो पर्वतमाला है वो एक बैरियर का काम करती है और वर्षा को उत्तर पश्चिम की ओर आने से रोकती है, जिससे उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है या हो गया है। तो जिससे यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी नीचा रहता है, जिससे ये माउंटेन्स या ये अरावली पर्वतमालाएं हैं वो वर्षा को दक्षिणी राजस्थान में तो
वर्षा को दक्षिणी राजस्थान में तो करवाती है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ये वर्षा को रोकती है। तो माउंटेन बैरियर भी एक अन्य कारक है जो डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है रेनलेस। तो रेनलेस को पहले भी अपने डिस्क्राइब कर चुके हैं। और रेनलेस में क्या होता है कि ऐसे पार्ट जिनमें लगातार वर्षा का अभाव रहता है और वर्षा के अभाव के कारण यहाँ वनस्पति की कमी एवं जीव जंतुओं की कमी हो जाती है, जिससे बायोमास यहाँ का कम हो जाता है और जिसके कारण जो डेजर्टिफिकेशन है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, बढ़ता हुआ जो तापमान है वो भी डेजर्टिफिकेशन को बढ़ाता है। जैसे अपने देखते हैं थार के मरुस्थल में या सहारा का जो मरुस्थल है उसका तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है और निरंतर बढ़ते हुए जो तापमान है, निरंतर बढ़ता हुआ तापमान वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है या वनस्पति का अभाव लेकर आता है, जिससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है मैन इन डेजर्ट मेकिंग। जो मनुष्य है उसके जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो माइनिंग हो या अन्य क्रियाकलाप हो, ये सभी डेजर्ट को बढ़ावा देते हैं। या अपने कहीं वनोन्मूलन हो या वनों को काटना हो, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देती है। डेजर्टिफिकेशन के अंदर वनोन्मूलन और अनाच्छादन या डीनैरिगेशन के कारण होता है। ये प्रमुख कारण हैं मनुष्य और पशुधन में जनसंख्या विस्फोट, जिससे टिम्बर, ईंधन और चारण की मांग बढ़ रही है और पशुधन और गतिशील जो पशुचारक वनों के डिग्रेडेशन और अनुवर्ती उजड़ने में भाग लेते हैं। सबसे ज़्यादा पहुँच के भीतर का वन्य क्षेत्र अत्यधिक चारित या अपने कहीं ग्रेजिंग हो जाता है। यदि इस उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अल्पाइन एरियाज़ में 1200,000 भेड़ें और बकरियां हैं और इसके साथ साथ लगभग 25,000 प्रवासी पशुचारक भी हैं और गुर्जरों की अपनी लगभग 5 से 7,000 भी भैंसें हैं। ये अनुमानित उचित नियंत्रण में अभाव को पैदा करता है और जिससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। तो इस प्रकार से मनुष्य भी डेजर्ट मेकिंग में एक मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रमुख कारक है जो कि डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है। न्यू इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या अपने कहें कि विकास डेवलपमेंट के लिए अपने क्या करते हैं, जो वन हैं या जो कृषि क्षेत्र हैं उनको धीरे धीरे कम कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र या वनों को कम करने के कारण डेजर्टिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन या शहरीकरण भी एक या नगरीकरण भी एक प्रमुख कारण है। नगरीकरण और औद्योगिकरण के काल में वनों के बचाव को बहुत ही कम अग्रता दी जाती है। भारत ने 1951 से 1976 के दौरान इन क्रियाओं के लिए वनों का लगभग 40.2 लाख हेक्टेयर खत्म कर दिया है, जिसके कारण जो सड़कों के किनारे पेड़ हों या जो पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ हों, इनको काटा जा रहा है और धीरे धीरे इनका नगरीकरण किया जा रहा है, जिससे ये डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन भी डेजर्टिफिकेशन का एक मुख्य कारण है। मनुष्य अपने लाभ के लिए जो फॉरेस्ट घने जंगल हैं उनको काट रहा है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि डेजर्टिफिकेशन के बहुत सारे कारक हैं जो कि मनुष्य द्वारा या अपने कहें प्रकृति के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो डेजर्टिफिकेशन जो है वो एक आज वर्तमान समय में एक प्रमुख समस्या है जिसका निवारण अत्यंत आवश्यक है।